डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 1 और उसका पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 45 उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड एंड स्टेज देयर फॉर 30 मिनट्स। और वापस कितने से आ रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड बताना। तो मान लेते हैं ये होम है और ये मार्केट, दोनों के बीच में सेपरेशन है 2 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? जाने का भी 2 और आने का भी 2, 4 किलोमीटर। टोटल टाइम में अब स्टे जो किया वो टाइम भी इंक्लूड करेंगे। सब टाइम, जाने का, आने का और स्टे सब इंक्लूड होगा टोटल टाइम में। तो जाने का टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस बाय जाने की स्पीड 4, वहाँ पे स्टे किया 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर, और वापस आया 6 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो गया टोटल। तो 4 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 और 1/3, तो 4/3, 3 ऊपर, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय, तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करें, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, एक्सेलेरेशन पे डिपेंड कर रही है g पे, इनिशियल वेलोसिटी u पे कर रही है, और इनिशियल पोजीशन पे भी डिपेंड करेगी। जैसे मान लो, तो ये वाली इक्वेशन कब होगी? जब हम ओरिजिन से प्रोजेक्ट करें। मान लेते हैं हमने ओरिजिन यहाँ पे ले लिया, तो फिर इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे आपने प्रोजेक्ट यहाँ से किया लेकिन ओरिजिन यहाँ पे लिया, तो इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इसका मतलब तीनों फैक्टर्स पे ही डिपेंड कर रही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर ऑपरेशन इज मीनिंगफुल? मल्टीप्लाइंग एनी टू वेक्टर्स। हाँ, तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी क्रॉस प्रोडक्ट भी, ये मीनिंगफुल है। एडिंग एनी टू वेक्टर्स, तो ये मीनिंगफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या क्या कंडीशन है? दोनों सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी है, तो v1 और v2 इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो। वेक्टर्स में ऐड करने के लिए दोनों के जो क्वांटिटीज़ हैं सेम होनी चाहिए, v1 v2। वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में ऐड नहीं कर सकते, हालांकि दोनों वेक्टर्स है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आप ऐड नहीं कर सकते, जो दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं को ऐड कर सकते हैं। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, ये कुछ मीनिंगफुल बात नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर वेक्टर? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है? 2π बाय टाइम पीरियड, तो ये क्वांटिटी स्केलर है। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर होता है। नंबर ऑफ मोल्स भी आपका स्केलर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। नहीं, जरूरी नहीं। मान लेते हैं ये वेक्टर है, इसके अगर हम कंपोनेंट्स ले तो हम इसको, इन दोनों को भी वेक्टर्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स। जैसे ये x और ये y, तो इसको x कंपोनेंट, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, रॉन्ग स्टेटमेंट है। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन द प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव नल वेक्टर। तो ये जीरो रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? जीरो रिजल्टेंट, तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट होते हैं 2। कैसे हो सकते हैं? एक वेक्टर ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर बोला जाए दोनों वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो मिनिमम कितने चाहिए? 3 चाहिए। अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो कम से कम 3 चाहिए जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस करने के लिए।
अगर तो इस कंडीशन में, 3 वाली कंडीशन में एक कंडीशन क्या आ जाती है कि तीनों कोप्लेनर होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। लेकिन अगर नॉन कोप्लेनर पहले से दिया हुआ है, सेम प्लेन में नहीं है, तो कम से कम 4 वेक्टर्स चाहिए 0 रिजल्टेंट प्रोड्यूस करने के लिए। अब ऑप्शन को देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स नॉट लाइंग, फोर्थ ऑप्शन जो है, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन टू गिव नल वेक्टर इज 5। तो 4 चाहिए, मिनिमम 4 चाहिए नॉन कोप्लेनर। 2 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एड अप टू गिव नल वेक्टर। तो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो 0 रिजल्टेंट दे सकते हैं, नल वेक्टर। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव नल वेक्टर। ये सही है, नल वेक्टर मतलब 0 रिजल्टेंट। तो अगर नॉन कोप्लेनर होंगे तो कम से कम 4 चाहिए। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। A particle A is moving with velocity this and particle B is moving with velocity this. Magnitude of relative velocity of B with respect to A. तो velocity of B with respect to A क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA। तो दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। VB माइनस VA क्या हो जाएगा, -6 I कैप -8 J कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आ जाएगा 10। रिलेटिव वेलोसिटी है 10, थर्ड ऑप्शन। इफ 2 वेक्टर्स A एंड B आर इक्वल, 2 वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। या ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों के x और y कंपोनेंट, अगर हमने रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन किया तो दोनों के x और y जो भी कंपोनेंट्स हैं वो भी सब आपस में सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इक्वल वेक्टर्स के लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी, दोनों के x कंपोनेंट भी सेम, और c इज इक्वल टू 6, y कंपोनेंट भी सेम होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम आएगी और मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है। तो x और y कंपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो 37 का आंसर हो गया फोर्थ, 1 और थर्ड दोनों होने चाहिए। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड इज कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होता। तो इसकी स्पीड अगर v है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखते हैं v²/r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन हर समय पे चेंज होता है, सेंटर की तरफ आता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में तो रहता है लेकिन डायरेक्शन में नहीं रहता, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन तो हर समय चेंज होता रहता है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड ऑफ पार्टिकल चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, स्पीड कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड चेंजेस इन डायरेक्शन, तो हर समय सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आता है, डायरेक्शन चेंज लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू √3x - 5x²। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद वर्टिकल बताना है, तो इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो √3x - 5x², तो x का जो कोफिशिएंट है वो होगा tan थीटा के बराबर। tan थीटा कितना, √3, तो थीटा क्या आ गया 60 डिग्री। लेकिन ये जो थीटा होता था ये हॉरिजॉन्टल के साथ था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है वर्टिकल के साथ, तो वर्टिकल के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी, तो x में भी वेलोसिटी है, y में भी है, x में 10, y में 20, तो ऐसे कुछ होगी।
इनिशियल वेलोसिटी, इसका पाथ ऐसे होगा कुछ। तो हमें पता है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है प्रोजेक्टाइल की, एक्स में अभी भी क्या रहेगी 10, और वाई डायरेक्शन में स्पीड तो सेम रहेगी लेकिन जस्ट रिवर्स हो जाएगी, पहले ऊपर की तरफ और नीचे टकराने से पहले नीचे की तरफ। तो इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बनेगा यहाँ पे वो होगा 10 आई कैप और -20 जे कैप, 10 आई कैप -20 जे कैप, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द कंपोनेंट ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप। तो ये प्रोजेक्शन पे बेस्ड है, वेक्टर प्रोजेक्शन। तो डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं प्रोजेक्शन निकालने के लिए। मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और ये बी है। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, दोनों के बीच में एंगल ले लेते हैं थीटा, और बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप। तो हमें बताना है ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में। तो ए का कंपोनेंट, ए को ऐसे लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में है ए कॉस थीटा, इसी को हमें निकालना है। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी आ गया 3 × 1, दोनों के एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई -4 × 1, ये आ गया -1। ए डॉट बी आ गया -1, इसको किसके बराबर कर सकते हैं ए बी कॉस थीटा। हमें ए कॉस थीटा निकालना, ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए, नहीं डिवाइडेड बाय बी। ए डॉट बी कितना -1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो आएगा √2। ठीक है, ये ए कॉस थीटा का क्या है मैग्नीट्यूड, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर हम बी के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर ले लें, बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा बी कैप, दिस गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो कंपोनेंट ऑफ दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो हमारे से ये ए कॉस थीटा वेक्टर पूछ रहा है, ये मैग्नीट्यूड आ चुका है, ये उसकी डायरेक्शन। तो ये ए कॉस थीटा वेक्टर मान लेते हैं इसको ए डैश वेक्टर। ए डैश वेक्टर क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो ये आ जाएगा जे कैप माइनस आई कैप डिवाइडेड बाय 2, जे कैप माइनस आई कैप डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट ऑप्शन। वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फिर उसको बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलर क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। तो नेगेटिव वैल्यूज तो हो सकती है स्केलर क्वांटिटी, जैसे वर्क डन स्केलर है तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। इट डज नॉट वैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, ये भी गलत है। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है स्केलर, लेकिन वो वैरी करती है स्पेस में। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल होता है डिक्रीज, इसका मतलब पोटेंशियल वैरी कर सकता है स्पेस में। It has same value for all the observer with different orientation of axis. It is conserved in a process. तो जरूरी नहीं है कंजर्व हो स्केलर क्वांटिटी हर समय, कुछ कुछ कंजर्व रहती हैं जैसे चार्ज रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज़ कंजर्व रहे। जैसे वर्क डन है, इसलिए हम कंजर्वेशन के लिए कोई बात नहीं करते, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, चार्ज कंजर्वेशन, लेकिन जरूरी नहीं कि हर स्केलर क्वांटिटी कंजर्व हो। तो फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इट हैज सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। तो स्केलर क्वांटिटी है, ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है, मतलब डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट follows a track that turns to his left by an angle of 72 degree after every 1000 meter starting from given turn. The displacement of motorist at 4 ton.
तो मान लेते हैं मोटरिस्ट यहाँ से स्टार्ट किया, 1000 मीटर गया, फिर इसको लेफ़्ट टर्न करना है 72 डिग्री से। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो इसका पाथ होगा एक रेगुलर पेंटागन, क्योंकि पेंटागन का जो इंटरनल एंगल होता है 72 डिग्री। हर टर्न के बाद लेफ़्ट में घूमना है इसको 72 डिग्री से। तो इसका पाथ कैसा बनेगा, रेगुलर पेंटागन। इसको बोल देते हैं ABCDE। तो हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट एट 4 टर्न। मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये फर्स्ट टर्न आए, ये सेकंड टर्न, ये थर्ड टर्न, ये फोर्थ टर्न। 4 टर्न में ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो एक तरह से फिफ्थ साइड ही बनेगा पेंटागन का। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 1000 मीटर। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड बाय शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए अगेंस्ट द रिवर फ्लो जाना पड़ता है और रिवर का विड्थ 1 किलोमीटर। मान लेते हैं रिवर ऐसे 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस मैन को ऐसे कुछ जाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर इसको पुश करेगी और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको ऐसे जाना पड़ेगा, तभी बिल्कुल इसके अपोजिट एंड पे जा सकता है। शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। ये कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, ये दिया है 4। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी, 3। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इजीली। तो टाइम कैसे निकालेंगे, इसको y एक्सिस बोल देते हैं और इसको x एक्सिस। तो टाइम निकलेगा y एक्सिस से। y एक्सिस में कितना चलना है, 1 किलोमीटर, और y एक्सिस में स्पीड कितनी है, 3। तो ये टाइम आएगा आवर्स में। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 60, मतलब 20 मिनट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। 20 मिनट्स में क्रॉस कर जाएगा अगर शॉर्टेस्ट पाथ से गया तो। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी दिस, मूव्स इन xy प्लेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस, टाइम आफ्टर विच y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल विल बी 48 मीटर। तो x एक्सिस और y एक्सिस में क्या क्या डेटा दिया वो लिख लेते हैं। मोशन इन अ प्लेन का है तो इसको ब्रेक करना है x और y में। x एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन अलॉन्ग x है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन अलॉन्ग y है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल स्पीड y डायरेक्शन में है 4 j कैप मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, x डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल स्पीड नहीं। तो y कोऑर्डिनेट इसका करना है, ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 48 मीटर। टाइम निकालना है तो सिंपली y एक्सिस को सॉल्व करना है। एस वाई क्या लिख सकते हैं, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एस वाई 48, यू वाई है 4 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए, तो 2t स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसको मिडल स्प्लिट कर लेते हैं, 6t माइनस 4t, तो t प्लस 6 माइनस 4 t प्लस 6। तो यहाँ से t कितना आएगा, 4 सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट।